बजट संवाद कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, हमारे बीच में विशेष उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी, राज्यसभा में मेरे साथी रहे और वर्तमान में राज्य के कृषि मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य टंकराम वर्मा जी, विधायक मोतीलाल साहू जी, गुरु खुशवंत साहब, सुशांत जी, संजय जी, भरत जी, हमारे पार्टी के महानगर के अध्यक्ष जयंती भाई, और इस कार्यक्रम में एक वीक से कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हमारे अमित जी, सभी उपस्थित श्रेष्ठीगण, पत्रकार बंधु, भाई और बहनों, दोस्तों, हम सब लोगों ने पिछले एक दशक से एक नई संस्कृति देखी है। एक दशक के पहले बजट मीन्स जब बजट अनाउंस होता है तो सभी व्यापारी वर्ग या तो आम जनता उसमें क्या घोषणाएं हुई उसके लिए वो राह देखते थे, और सभी जनप्रतिनिधि भी बजट में उनके लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या अनाउंसमेंट हुआ उसकी राह देखते थे। लेकिन एक दशक में मोदी जी ने बजट की कार्य संस्कृति को बदल दिया। बजट मीन्स क्या? कोई अनाउंसमेंट कर देना, कोई घोषणा कर देना, कोई विधायक आए, कोई सांसद आए और कहा कि मेरे यहां एक प्रोजेक्ट लगा दो, यहां एक रेलवे की फैक्ट्री लगा दो, यहां रेलवे पटरी लगा दो, और उसका अनाउंसमेंट हो जाना और बाद में नहीं होना। मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर 2014 में सुना था 1000 से अधिक ऐसे प्रोजेक्ट थे जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर रखा गया था, बजट में अनाउंसमेंट हुआ था, दशकों तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। बजट घोषणा नहीं हो सकती है, लेकिन बजट सरकार की कार्यशैली का प्रतिबिंब होता है। सरकार क्या चाहती है, सरकार कौन सी दिशा में जा रही है, सरकार ने बजट में क्या बोला, सरकार का इस बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है, एक कुल मिला के एक साल का शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है, और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म विजन का दृष्टिबिंदु उसमें से दिखाई देता होगा। ये जो बजट है, आपने देखा होगा ये बजट कैसा है, ऐसा बजट क्यों आया। जब मेरी सारी बात आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बजट का सचमुच क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए। और देश का 2 प्लान हो सकता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए, 1 साल के लिए, एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में, एक बिग गोल, बिग टिकट कार्यक्रम भी होना चाहिए। और इसलिए मोदी जी ने, जब कोविड चल रहा था उस वक्त मोदी जी ने अमृत काल का विजन दिया और अमृत महोत्सव मनाया। देश के आजादी के 75 वर्ष का सेलिब्रेशन हम कर रहे थे, हम अमृत महोत्सव मना रहे थे। उस वक्त मोदी जी ने सोचा कि देश का लॉन्ग टर्म विजन बनना चाहिए। लॉन्ग टर्म यानी कि 25 साल का विजन बनना चाहिए। 25 साल का विजन बनना यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब मेरा देश कहां होना चाहिए, और कहां होना चाहिए ऐसा केवल विजन नहीं दिया, लेकिन देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाए तब मोदी जी ने कहा कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनाना है, विकसित भारत बनाना है। तो हमारी सोच भी उसके अनुरूप होनी चाहिए, हमारी कार्य योजना भी उसके अनुरूप होनी चाहिए, हमारा एक्शन भी उसके अनुरूप होना चाहिए। और इसलिए जो हमारा बजट आता है
ये बजट विकसित भारत बनाने के लिए है, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए है। और जब डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए जब हम विजन तैयार करते हैं, तब डेवलप्ड कंट्री कैसे बने उसका भी अध्ययन आवश्यक होता है। और इसलिए 25 साल का विजन मोदी जी जब तय कर रहे थे, तब वो हमको बता रहे थे कि हमें देश को 4 जाति के लिए देश में काम करना पड़ेगा। और एक 4 जाति है कौन? तो मोदी जी ने कहा कि देश की महिलाओं के लिए काम करना होगा, देश के युवाओं के लिए काम करना होगा, देश के किसानों के लिए काम करना होगा। आप जब 4 वर्ग के लिए काम करेंगे और उसका सशक्तिकरण होगा, तो देश का सशक्तिकरण होगा और देश विकसित भारत बनेगा। और ये 4 वर्ग का विकास करने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए कौन सा रास्ता हमें तय करना होगा? ये रास्ता जब हम तय करते हैं, तब जो बजट निकलता है, और ये बजट की थीम आपने देखी होगी, ये बजट की थीम है रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। आज 4 लोगों को काम करने के लिए 4 पिलर, ये 4 पिलर इस वर्ष के बजट की थीम है। और ये थीम के आधार पर हम देश को कैसे की योजना के द्वारा देश को 1 साल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो देश के शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल के लिए पूर्वापर संबंध रख के देश के आगे का प्लान को जोड़ना है। और इसलिए हमारी प्राथमिकता क्या होगी? तो मोदी जी ने 9 प्राथमिकता तय करी। ये 9 प्राथमिकता पर हम जब क्रमशः बात करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, या तो ये बजट का तात्पर्य क्या है। मोदी जी ने पहली प्राथमिकता को बताते हुए कहा कि 5 साल तक की, ये बजट में घोषित करी 9 प्राथमिकता, ये 5 साल तक की प्राथमिकता रहेगी। और ये 5 साल की प्राथमिकता में मोदी जी ने कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता पर भार दिया है। उत्पादकता मीन्स देश में कृषि सशक्त नहीं होगी, राष्ट्र सशक्त नहीं होगा। राष्ट्र को सशक्त करना है तो दोस्तों कृषि कल्याण का कार्यक्रम उठाना होगा। और एक कृषि कल्याण का कार्यक्रम उठाने के लिए आज नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। दोस्तों 2000 साल पहले देश में आचार्य चाणक्य हुआ। आचार्य चाणक्य ने 2000 साल पहले कहा था कि कोई राज्य को कल्याण राज्य बनना है, तो एक कल्याण राज्य बनाने के लिए देश में महाजनों को राज्याश्रय देना होगा। महाजनों को राज्याश्रय देना होगा, यानी कि देश में व्यापार उद्योग को वर्तमान समय की परिभाषा में उसको रूपांतरित करे तो देश के व्यापार को प्रोत्साहित करना होगा। और देश के व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित करने से संपत्ति का सर्जन होता है। दूसरी लाइन में चाणक्य ने कहा संपत्ति का सर्जन करना, इट्स वन टाइप ऑफ स्किल। माई सेल्फ इज बेस्ट पॉलिटिशियन, इट्स मीनिंग इज नॉट दैट माई सेल्फ इज बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बेस्ट ट्रेडर्स। मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता हूं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक सारा व्यापारी हो सकता हूं, एक सारा उद्योगपति हो सकता हूं। जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जिसमें एक कुशलता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, अच्छी स्किल है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने से इस संपत्ति का सर्जन करेगा। और इस संपत्ति का सर्जन करेगा तो आगे जाके चाणक्य ने कहा कि इस संपत्ति का सर्जन करेगा तो राज्य की तिजोरी में टैक्स डालेगा, कोष देंगे। और राज्य की तिजोरी में टैक्स आएंगे तो राज्य की तिजोरी समृद्ध होगी। और आगे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, तब जाके राज्य गरीब और किसान का कल्याण कर पाएगा। यानी कि 2000 साल पहले भी गरीब और किसान का ख्याल रखने की बात चाणक्य ने कही। 2000 साल पहले भी उसको मदद करना, उससे टैक्स नहीं लेना है, ये बात आचार्य चाणक्य ने कही थी। ये बात को अनुसरते हुए मोदी जी ने कहा कि राज्य में किसानों का कल्याण होना चाहिए। आज क्यों किसान सम्मान निधि दी जाती है? आज क्यों उसको फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी जाती है? दोस्तों मैं फर्टिलाइजर मिनिस्टर रहा हूं। 1 बैग यूरिया किसान यूज करता है ना,
266 रुपये में एक बैग मिलती है, लेकिन उसके पीछे 1300 रुपये की सब्सिडी प्रति बैग भारत सरकार देती है। एक डीएपी की बैग किसान जब यूज करता है उसको 1350 रुपये में मिलती है, लेकिन उसके पीछे 1200 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार एक डीएपी की बैग के पीछे देती है। उसका ख्याल रखना है, उसको मदद करनी है, क्योंकि ये देश के नागरिकों का पेट भरता है, श्रम करता है, और उसको ख्याल रखने से और उसके लिए जो योजना आप बनाएंगे ना, जितनी मदद करेंगे बैकवर्ड लिंकेज पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसान को 6000 रुपया दिया, या तो किसान को एमएसपी से उसका धान का प्रोक्योरमेंट किया, आपकी सरकार उसके ऊपर 3100 रुपया बोनस देती है, तो पैसा किसके जेब में गया? किसान के जेब में। किसान क्या करेगा? तुरंत ही अपने किसानी के लिए इक्विपमेंट लेके आएंगे, ट्रैक्टर लेके आएंगे, उसको जीवन जरूरी खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए जो जीवन जरूरी चीज है एक खरीद के लेके आएंगे। तो ये सब खरीदेंगे तो इनकम किसको होगी? फिर पैसा कहाँ जाएगा? इंडस्ट्रीज कहाँ होगी? ट्रेडर्स कहाँ बैठता है? सब लोग टाउन में बैठते हैं, तो फिर पैसा गांव से शहर जाएगा, रोटेशन में आएगा, और ये पैसा अनेक बार घूम जाएगा। किसान के पास पैसा जाता है और किसान के लिए कोई योजना चलाते हैं तो साइंटिफिक डेटा कहता है, इकोनॉमिक्स डेटा कहता है कि पैसा एक साल में 6 बार घूम जाता है, 6 टाइम रोटेट हो जाता है। तो 6 टाइम जब पैसा रोटेट होता है यानी कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, यानी कि हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है। तो जीडीपी ग्रोथ के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी, देश का पेट भरने के लिए भी एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण है। इसलिए 1.5 लाख करोड़ रुपया का बजट एग्रीकल्चर के लिए रखा गया है। इतना ही नहीं, लेकिन मोदी जी ने उसमें विषय रखा कि हमारे किसान देश में पैदा करेंगे, धान पैदा करेंगे, और ये जब पैदा करेंगे तब उसको बेचने के लिए नजदीक में मंडी मिले। वो जब अपने किसानी में कुछ ना कुछ पैदा करेंगे तो क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट आएगी। देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सरकार का विजन आपको कहां दिखना है? लॉन्ग टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज हुआ, हम सब मानते हैं। पेटेंट, हमारी खेती की पेटेंट, सीड की पेटेंट, हमारे एग्रीकल्चर का उत्पाद है, उसकी पेटेंट भी बदल रही है। पहले गन्ना होता था, ऐसा गन्ना अभी नहीं हो रहा है। पहले चावल होता था, अभी ऐसी नहीं हो रही है। तो उसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और वर्तमान में जो क्लाइमेट है उसके साथ अनुकूलन करे वैसा सीड, वैसी ब्रीड, वैसी वैरायटी में डेवलप करनी होगी। और उनके साथ साथ उसके लिए भी ये बजट में विचार रखा गया। कितना पैसा उसके लिए आवंटित किया गया वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये चेंज बहुत आवश्यक है। ये सृष्टि में परिस्थिति के साथ अनुकूलन नहीं कर पाए तो डायनासोर सृष्टि से समाप्त हो गए। सृष्टि का विनाश भी ऐसी ही घटना से भूतकाल में हुए हैं। तो सृष्टि में जो बदलाव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज बढ़ता जा रहा है। नेगेटिव में फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी रहा हूं और मैं हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूं, तो मैंने सारा अच्छी तरह से डेटा का अध्ययन करा है, और मैं एनालिसिस का आदमी हूं दोस्तों, मैं पॉलिटिशियन बाद में हूं। ये सब मेरे रुचि का विषय रहा है और उसके पर ही मेरी पीएचडी हुई है। और इसलिए मैंने अवलोकन करा है, ज्यादा केमिकल्स का उपयोग, ओवरडोज ऑफ केमिकल्स, उससे प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, लेकिन उससे नेगेटिव हेल्थ पर इफेक्ट आई, और ये डेटा से साबित हुआ। आज वर्तमान समय में असाध्य रोगों की संख्या बढ़ रही है, ऊपर से नीचे तक देखो, इलाज नहीं। क्या हुआ? बीपी है, गोली खाओ, कोई इलाज नहीं है। क्या है? आपको एसिडिटी है और कोई इलाज नहीं है। कैंसर है, कोई इलाज नहीं है। एड्स हुआ है, कोई इलाज नहीं है। वायरल इन्फेक्शन है, कोई इलाज नहीं है। आज जिसका इलाज है उससे ज्यादा डिसीज का इलाज नहीं है जी। ये डिसीज को हम कैसे रोक पाएंगे? तो कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, हमें हाइजेनिक फूड खाना चाहिए, हमें नेचुरल फार्मिंग पर भार देना चाहिए। फ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इक्वल एंड राइवल। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था उस वक्त
माई सेल्फ इज वेटनरी डॉक्टर। तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, हमारा प्रोफेसर हमको पढ़ाते थे और पढ़ाते थे कि क्रॉस ब्रीड डेवलप करो, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाओ। अभी ये प्रोफेसर रिटायर नहीं करे हैं, वो अभी जाके नई जनरेशन को पढ़ाते हैं ओरिजिन ब्रीड को मेंटेन करो, दूध उत्पादन को सस्टेन रखो। मैं गांव में था तो गांव में आते थे एग्रीकल्चर के ऑफिसर और वो आके हमको पढ़ाते थे, गांव को पढ़ा दिखाते थे केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करो, पेस्टिसाइड का यूज करो और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाओ। आज यही अफसर रिटायर्ड नहीं करे हैं और आज जाके हमारे नेताम साहब जैसे लोग जाके कहते हैं नेचुरल फार्मिंग करो। नरेंद्र मोदी कहता है नेचुरल फार्मिंग करो और ऑर्गेनिक फूड पैदा करो और खाओ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। कैंसर के डिसीज बढ़ते जा रहे। मोदी जी ने कहा कि रोजगार और कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार एम्प्लॉयमेंट, देश में आज 28 ईयर्स की एवरेज एज है। दुनिया में सबसे युवा देश कोई है तो देश का नाम हिंदुस्तान है। लेकिन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, एक बार कहते थे पॉपुलेशन हमारे देश की समस्या का जड़ है। जी नहीं, ये पॉपुलेशन को, ये हाथ है ना, ये हाथ हम हमारे देश को सशक्त करने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे लिए दोस्तों एक प्रकार की संपदा है, उसका उपयोग करके हम हमारे देश में उपार्जन कैसे करें, हमारे देश के युवाओं में रही शक्तियों को कैसे सपोर्ट करें, उसको रोजगारी का अवसर कैसे मिले, हर युवा के लिए रोजगारी का अवसर मिले। इसलिए देश में इस बजट में 5 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए कार्यक्रम चलाया है। और आज पहली बार, पहले आप पीएलआई देखते थे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, पिछले 5 साल में आपने देखा होगा, लेकिन इस बार मोदी जी ने एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव चालू करा। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव यानी कि कोई जॉब देता है तो जॉब देनार ने भी मदद करनी है, जॉब लेनार को भी मदद करनी है। और उसमें मोदी जी ने कहा कि ऐसे 2 करोड़ लोग जिसको जॉब मिलेगी तो सरकार की ओर से एक पगार उसके अकाउंट में डाला जाएगा, 15,000 रुपया ईपीएफ के नॉर्म्स के मुताबिक, ताकि जिसको रोजगार मिलता है। दूसरा कहा कि कोई रोजगार किसी को मिला, ऐसे 30 लाख युवकों को उसको जब उसके अकाउंट में कंपनी की ओर से पैसा जमा करा जाएगा 12,000 रुपया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज। ईपीएफओ में पैसा जितना एम्प्लॉयर्स डालेंगे इतना ही पैसा एम्प्लॉइज डालेंगे, इतना ही पैसा कंपनी भी उसको देगी। तो ये पैसे से उसकी बचत बढ़ जाएगी। और तीसरा डिसीजन करा गया कि कोई एमएसएमई है, छोटी कंपनी है, और ये छोटी कंपनी में 50 एम्प्लॉइज है, 50 एम्प्लॉइज से उन्होंने बढ़ाया, अपना एक्सपेंशन करा, 50 से 55, 60, 70, जितना एक्सपेंशन करेंगे और जितने लोगों के लिए रोजगार निर्माण करेंगे उसको 3,000 रुपया एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयमेंट देने वाले कंपनी के अकाउंट में डाला जाएगा, ताकि ये पैसा वो ईपीएफओ में जमा कराए और उसको सुविधा रहे। और दोस्तों दोनों साथ में, कभी स्थिति कैसी चल गई आप सब लोगों ने देखा होगा कि हम कई बार लेबर सेंट्रिक बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बात करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देने वाला कौन है, लेबर को काम देने वाला कौन है? ये जो कम्युनिज्म ने देश को सबसे ज्यादा नुकसान करा हो ना, तो ये थियोरिटिकल थॉट से देश को नुकसान हुआ। वो कहते हैं कि गरीब का कल्याण हो, हम कहते हैं कि गरीब का कल्याण हो। बात सही है, हम भी ये कहते हैं कि गरीब का कल्याण होना चाहिए, गरीब का ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहां मेहनत करने वाले व्यक्ति से यह देश बनता है, चलता है, उसका ख्याल रखो, रखना चाहिए। लेकिन जब आप झंडा लेके निकलते हैं कंपनी के सामने
और टेबल पर नहीं बैठ के जब आप उसको राजनीति में कन्वर्ट कर देते हैं और जब इंडस्ट्रीज के खिलाफ आप मोर्चा लगा देते हैं, इंडस्ट्रीज ही नहीं रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा? आपके यहां माइनिंग ही बंद हो जाए तो यहां एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा? तो हमें माइनिंग बंद नहीं करना है, हमें इंडस्ट्रीज बंद नहीं करना है, इंडस्ट्रीज को भी चलाना है, इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन भी करना है। विदाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जब मैंने आपको पहले कहा ना, महाजन को आप राज्याश्रय नहीं देंगे तब गरीब का कल्याण नहीं होगा। गरीब को कल्याण करना है तो हमें बैलेंस बनाना होगा। हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना है, रोजगार का निर्माण भी करना है, समय और स्थिति के अनुकूल और अनुसार हमें रोजगार निर्माण करना है। वर्तमान समय में युवाओं के लिए सनराइज सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज सनराइज सेक्टर? जब कोई सनराइज सेक्टर, राइजिंग सेक्टर होता है, इस सेक्टर में जब गवर्नमेंट फोकस करती है, फॉर एग्जांपल एक समय था आईटी सेक्टर राइजिंग सेक्टर था, आज से 15 साल पहले, और उस वक्त 15-20 साल पहले आईटी सेक्टर जब राइजिंग सेक्टर था और उस वक्त सेंटर में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और वाजपेयी जी ने उस पर फोकस करा और आईटी सेक्टर में इंडिया उस वक्त लीड कर गया। आज भी दुनिया का आईटी सेक्टर का काम आउटसोर्स होके हमारा हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु से लेके देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। डॉलर में हमारे युवा लोग पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, डॉलर में पैसा कमा रहा है। वैसे सनराइजिंग सेक्टर है डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेक्टर, और डिजिटल टेक्नोलॉजी में देश कैसे आगे बढ़े, हम उसको कैसे एनकेज करें, ये दिशा में हमारी गवर्नमेंट की प्राथमिकता रही है और इसलिए हमारा रिसर्च और इनोवेशन में भी हमारा आवंटन बढ़ा है। मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, रोजगार और कौशल्य निर्माण करने के लिए भी स्किलिंग बहुत आवश्यक है। आज क्या होता है, एक और कहते हैं कि मेरे पास रोजगार नहीं है, दूसरी ओर आप नेशनल सर्विस पोर्टल पे जाके देखिए, 30 लाख जॉब देने वाले, एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर है और हर महीने में 15-20 लाख जॉब की एडवर्टाइज वहां देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां जॉब है, लेकिन हमारे पास स्किल मैन पावर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूं। मेरी गाड़ी मैंने गैरेज में दिया था, तो गाड़ी एक सप्ताह तक आई नहीं, तो मैंने पूछा मेरे ड्राइवर को, क्यों गाड़ी क्यों नहीं है भाई आज? तो उन्होंने कहा साहब मैंने गैरेज में रखी है, लेकिन गैरेज में टेक्नीशियन नहीं होने से ये गाड़ी रिपेयर होके मेरे पास नहीं आई, टेक्नीशियन की कमी होने से, ऐसा मुझे बताया गया। गैरेज में काम करने वाले टेक्नीशियन नहीं है। आपको मकान बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, 1500 रुपया आप रोजगार दें, मिस्त्री नहीं मिलता है। आपको कई ऐसे सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, स्किल मैन पावर नहीं है। अरे आपके घर में प्लम्बर की आवश्यकता होती है ना, और आप प्लम्बर को ढूंढो, मिलता नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी है, अच्छा पैसा भी है, उसमें अच्छी कमाई भी हो सकती है, स्किल मैन पावर नहीं है। मोदी जी ने कहा कि हम क्लस्टर बेस्ड स्किल मैन पावर तैयार करेंगे। क्लस्टर बेस्ड यानी कि हमारे रायपुर के अगल बगल में कैसी इंडस्ट्रीज है जहां माइनिंग है, और माइनिंग सेक्टर में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज कौन सी है, तो उसका पहले अध्ययन करना है। और ये अध्ययन करके वहां के इंडस्ट्रीज को पूछ के जिस टाइप का स्किल मैन पावर की उसकी रिक्वायरमेंट है, वैसा सिलेबस बना के वहां की आईटीआई से उसको पढ़ाना है। ऐसे स्किल मैन पावर निर्माण करने के लिए ये बजट में प्रावधान रखा गया है। ऐसे 1000 आईटीआई को बनाई जाएगी जो ट्रेनिंग का काम हब और स्पोक के रूप में करेगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय करा गया, आज आपने देखा होगा, ये न्यू जनरेशन यूथ, उसकी लाइकिंग क्या है? उसकी लाइकिंग है कि मुझे बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में, मुझे टाटा में, मुझे जिंदाल में, बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, ट्रेनिंग करनी है, अवसर नहीं मिलता है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम ऐसे 1 करोड़ युवाओं को टॉप मोस्ट 500 कंपनी में
इंटर्नशिप करने के लिए 5,000 रुपया का स्टाइपेंड भी देंगे, उसको इंटर्नशिप भी कराएंगे। और उसका फायदा क्या होगा, ये बड़ी कंपनी में वहां के कल्चर को सीख के आएंगे। 6 महीना उन्होंने इंटर्नशिप करी, 1 साल उन्होंने इंटर्नशिप करी, तो वहां वर्ल्ड क्लास वर्क कल्चर होता है। बड़ी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, तो ये कंपनी में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वर्क कल्चर होता है। वहां से बाहर निकला हुआ युवा और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे, और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में उसको सामने से बोला के जॉब देंगे, क्योंकि ये तो टाटा में काम करके आया है, ये तो बिरला में 1 साल इंटर्नशिप करके आया है, तुरंत ही उसको जॉब मिलेगी। और उसको जॉब मिल जाएगी, या तो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, तो वहां टॉप मोस्ट बेस्ट वर्क कल्चर अपने यहां और डेवलप करेगा। दोस्तों, ये ही आवश्यकता होती है, तब जाके हमारा प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाएगा। इस समय की मांग है, और एक बजट के द्वारा हमने ये एश्योर करने की कोशिश करी है, जिसका लाभ हमें आने वाले दिनों में होना है। वैसा ही दोस्तों, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय इस सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक न्याय ये हमेशा प्राथमिकता रहनी चाहिए। हमारे देश में एक गांव में बैठे हुए सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, अनुसूचित जाति के व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति समाज में पैदा होने वाले व्यक्ति, उसको भी लगना चाहिए कि सरकार मेरी है। और इसलिए जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं ना, ये पार्टी के विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि मेरी पार्टी, किसी ने उसको पूछा कि आप सरकार कल बना लेंगे तो आपकी सरकार की प्राथमिकता कहां कैसी होगी, तब दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, और उस वक्त तो सरकार क्षितिज में दूर दूर भी दिखती नहीं थी, तब उन्होंने चिंतन दिया था कि भविष्य में हमारी पार्टी कभी सत्ता में आएगी तो हम अंत्योदय के आधार पर राष्ट्र निर्माण करेंगे। नेशन फर्स्ट, देश पहले, लेकिन देश को बनाने के लिए अंत्योदय के आधार पर, देश के गांव में रहे या तो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लगना चाहिए ये सरकार मेरी है, ये सरकार मेरे लिए काम कर रही है। और इसलिए हमारी सरकार की कार्य पद्धति, रीति नीति और शैली आपने देखी होगी, हमने कभी तुष्टिकरण नहीं करा। हमारा कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं हुआ है जो डिसीजन में कोई जगह पे आपको तुष्टिकरण दिखाई दिया हो। हमारी रीति नीति, कार्य पद्धति, गरीब यानी कि गरीब, देश के हर गरीब को समान न्याय मिलना चाहिए, हर गरीब का बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए। तो हमने ऐसा नहीं कहा कि ये वर्ग ने हमें वोट नहीं दिया उसका अकाउंट मत खोलो, एक स्टेट हमारे खिलाफ है, हमें वोट नहीं देता है, इस स्टेट में अकाउंट मत खोलो। हमने कहा कि देश के गरीब लोगों को अपना घर मिलना चाहिए, तो हमने आज तक 4 करोड़ घर बनाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा कि मजहब के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है तो उसके लिए घर नहीं। जी नहीं, देश के गरीब व्यक्ति है, कोई भी गरीब है, गरीब गरीब है, गरीब हमारे लिए जाति है, और इसलिए गरीब को न्याय कैसे मिले। किसान, कोई भी ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय का व्यक्ति किसान हो, उसके लिए न्याय का काम हो, उसके लिए किसान के लिए हम सारी व्यवस्था देते हैं तो किसान को मिलती है। पहले तुष्टिकरण होता था दोस्तों, हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, इसलिए हमारे बजट में हमारा उल्लेख होता है। अभी पिछड़े क्षेत्र, पश्चिमी भारत थोड़ा सा विकसित है, जो मैं आता हूं, ये सब पश्चिमी समुद्र तट वाला सभी स्टेट है, थोड़ा सा विकसित है। पूर्वी भारत उसको थोड़ा सा पीछे छूटा हुआ है, उसको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, उसके पर प्राथमिकता दी जाती है। नॉर्थ ईस्ट विकास के मूल प्रवाह में, डेवलपमेंट के मूल प्रवाह में उसको मदद करने की आवश्यकता है। आज भी दोस्तों, मैं मोदी 1 में भी मिनिस्टर था, मोदी 2 में भी मिनिस्टर हूं, मोदी 3.0 में भी मुझे वोट लेने का अवसर मिला है। और दोस्तों, आज भी हर 3 महीने हमारी मंत्री की ड्यूटी नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई स्टेट में जाने की लगती है, कंपलसरी है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाओ, कंपलसरी में जाना पड़ता है। विकास के प्रवाह में सभी को साथ में चलाना है, और इसलिए ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय का समान विकास हो, महिलाओं का भी समान विकास हो। महिलाएं भी हमारे देश में
ये हमारा 50% सामाजिक जीवन का हिस्सा है। और ये महिला का सशक्तिकरण के लिए भी हमने हमेशा बजट में प्राथमिकता दी है। दोस्तों, चौथा हमारी प्राथमिकता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, दो दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक, देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आपने दुनिया की इकोनॉमी देखते होंगे। दुनिया में डेवलप्ड कंट्री में भी डेवलपमेंट ग्रोथ 1% 2% है। चाइना का ग्रोथ 4%, 5.4% है। विकसित देश की स्थिति भी बहुत वर्तमान समय में खराब है। ऐसी स्थिति में दो पहलू हमारे फेवर में है। एक, इंडिया की इकोनॉमी इमर्ज हो रही है। आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट हम इकोनॉमी है। आने वाले दिनों में हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर जाना है। और दोस्तों, योगानुयोग भी ऐसा है। जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। उसके पहले 5th लार्जेस्ट कौन था? ब्रिटेन था, जिन्होंने हमारे पर 240 साल तक शासन करा। और 75 साल के बाद ये स्थान हिंदुस्तान ने ले लिया। हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। हमारी इकोनॉमी इमर्जिंग है। हमारे यहां 7% ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि संपत्ति का सर्जन हो रहा है। संपत्ति का सर्जन होने से हमारी डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। आप देश में इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो दुनिया की इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। हमारी डिफेंस इक्विपमेंट की इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम होगी। यानी कि मेक इन इंडिया के तहत हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी हमारी अपॉर्चुनिटी ये है, दुनिया के पास ब्रेन पावर में हम बहुत आगे हैं। मैं लास्ट ईयर अमेरिका गया तो मैं नासा में गया। तो नासा के साइंटिस्ट उस वक्त कोविड के महामारी में हम सफलता से इंडिया ने काम करा तो दुनिया में बहुत वाहवाही आज भी चल रही है। और ये सारी घटना का मैं साक्षी था, तो मेरा कुछ विशेष महत्व था, तो मुझे बुलाया था। तो मैं सभी साइंटिस्ट लोग 10 साइंटिस्ट लोग मुझे मिलने के लिए लाइन में जब मैं गया, मेरा स्वागत के लिए खड़े थे। तो मैं सभी को हैंडशेक करते करते आगे बढ़ रहा था। तो वेलकम ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसा करके मेरा स्वागत करा जाता था। उसमें 3 लोगों ने नमस्ते मंत्री जी ऐसा करके बोला। 10 में से 3 इंडियन साइंटिस्ट हैं। आप दुनिया की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके देखो, 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। यानी कि यहां ब्रेन पावर की कमी नहीं है। हमारा ब्रेन दुनिया यूज कर रही है, ये ब्रेन को हमें इंडिया में लगाना है। दूसरा, ये ब्रेन में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, रिसर्च की क्षमता है। एक क्षमता का उपयोग हम इंडिया में करें और हमारे यहां मैन पावर दुनिया के सापेक्ष में ज्यादा भी है, सस्ता भी है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पोस्ट कोविड सारी इंडस्ट्रीज चाइना से भाग रही है। इंडिया स्वयं एक इतना बड़ा, एक सारा यूरोप से भी बड़ा इंडिया देश है, यूरोप से भी बड़ा। और इतना बड़ा देश में इतनी बड़ी मार्केट है, तो सारी दुनिया को इंडिया में आके बिजनेस करना है, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करना है। क्योंकि 2 अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, दुनिया को इंडिया में आके इंडस्ट्री चलाने का, बिजनेस करने के लिए। क्यों? इंडिया इज ए लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड बिग डेमोक्रेटिक कंट्री। दुनिया की सबसे बड़ी कोई लोकशाही देश है तो ये देश का नाम भारत है। दोस्तों, हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और 75 साल में हमने साबित कर दिया है। ये ट्रंप है ना, ये ट्रंप ने कहा था लास्ट बार जो चुनाव हार गए, मैं व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा, कहा था ना। आप लोगों ने उस वक्त मीडिया में देखा होगा। हमारे देश में कभी
कोई प्रधानमंत्री चुनाव हार गए हो, ये देश में शक्तिशाली प्रधानमंत्री भी हुए, राज्य में शक्तिशाली चीफ मिनिस्टर भी हुए, लेकिन लूज द मेजोरिटी इन असेंबली और पार्लियामेंट, लेफ्ट द गवर्नमेंट, तुरंत ही हमारे यहां गवर्नमेंट छोड़ देते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री निवास नहीं छोड़ूंगा, ये देश में नहीं हुआ है। ये हमारी लोकशाही की विशेषता है, हमारी डेमोक्रेसी। दूसरी हमारी विशेषता हमारी जुडिशरी। दोस्तों, हमारे देश में कभी ये फॉरेन कंपनी है कि इंडियन कंपनी है, ये विदेशी कंपनी है, इसलिए उसके खिलाफ जजमेंट आया जी नहीं, और जुडिशरी गिविंग जस्टिस ऑन बेस ऑफ मेरिट। ये दो हिसाब से दुनिया हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट की ह्यूज अपॉर्चुनिटी एवरी आज इंडिया में आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, यानी कि 10 साल में हमारे देश में इंडस्ट्रीज डबल हो जाती है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी आगे बढ़ाना है, और सर्विस सेक्टर में हमारी दुनिया की अपॉर्चुनिटी को एनकेज करके हमारे यूथ यहां बैठे बैठे दुनिया के काम कर पाए डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा, और वो डॉलर में पैसा कमा पाए। ये हमारी प्राथमिकता के साथ हम बजट में व्यवस्था कर रहे हैं। वैसा ही दोस्तों, देश में अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, वो सत्य है। और शहरीकरण जब बढ़ रहा है, तब शहरी क्षेत्र की समस्याओं को एड्रेस करना बहुत आवश्यक होता है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो हम कहते हैं शहर में पानी भर गया, शहर में ड्रेनेज ठीक करने की आवश्यकता है, शहर में हम हमारा डेवलपमेंट प्लान डिक्लेयर करें। लेकिन उसमें क्या हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं? क्या हम शहर के लोग जाके अच्छी फूड स्ट्रीट में जाके खाना खा सके, अच्छी व्यवस्था से बैठ के बात करते करते, एंजॉय करते करते, होटल की जगह पे वो फूड स्ट्रीट हमने आयोजित की हो, प्लानिंग करा और उसमें जाके खाना खाए, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं क्या? हम सिटी में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, सर्वे करके हम जल प्रबंधन कर सकते हैं क्या? ऐसी कई योजनाएं। शहर में रहने वाले लोग, हम कहते हैं कि शहर में स्लम है, आपने उसको घर नहीं दिया है तो स्लम ही होगा। उसको घर देने की आवश्यकता है, वो अच्छे घर में रह पाए तब जाके स्लम दूर होगा। हमारे यहां आज दिन क्या चला, स्लम में झुपड़पट्टी हटाओ, सरल टारगेट बन जाता है बेचारा। अरे भाई, उसको झुपड़पट्टी में नहीं रहना है, स्लम में नहीं रहना है, उसको घर में रहना है, लेकिन नहीं उसके पास इनकम है, नहीं वो बेचारा घर बना पा रहा है, उसको घर बनाना है। तो आज तक शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ घर बने हैं, और 1 करोड़ घर बनाने के लिए और अच्छी तरह से अच्छा घर बन पाए थोड़ा सा पैसे में, मोदी जी ने कहा कि अगले 5 साल में हमें 11 लाख करोड़ रुपया शहरी गृह निर्माण में, प्रधानमंत्री शहरी गृह निर्माण योजना के अंतर्गत खर्च करना है। उसमें 1 करोड़ मकान बनाना है। जब 1 करोड़ मकान बनेगा तो उसमें भारत सरकार की ओर से 2.25 लाख रुपया दिया जाएगा। 2.25 लाख रुपया दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन दी जाएगी। कई स्टेट गवर्नमेंट उसमें 50,000 जोड़ देती है, तो 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया निकालेंगे तो शहर में वो 11 लाख रुपया का, 12 लाख रुपया का मकान बना लेंगे। दोस्तों, छोटी बात नहीं है। तब जाके शहरी क्षेत्र की समस्या का हम समाधान कर पाएंगे। वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी है, हम सिटी प्लानिंग में उसका कैसा उपयोग करें, उसके लिए भी हमने बजट में प्रावधान रखा है। और इसलिए शहरी क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए साइंस का उपयोग करके, साइंटिफिक प्लानिंग करके हम शहरी क्षेत्र की समस्या को एड्रेस करने के लिए भी ये बजट में हमने विचार करा है। वैसा ही ऊर्जा सुरक्षा। दोस्तों, हमारी 6वीं प्राथमिकता है ऊर्जा सुरक्षा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। डे बाय डे पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, बिजली कंजप्शन बढ़ रहा है। लेकिन ये बिजली आती है कहां से? कोयला से आती है,
हाइड्रो पावर से आती है, हाइड्रो पावर से आती है वो तो ठीक है, थर्मल पावर से आती है। और जो बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से कैसे आए, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली कैसे आए, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पर हम आगे बढ़ चुके हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा हम देश में कम पोल्यूशन से ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और ये प्रतिबद्धता को पूरी करने के लिए दोस्तों कई पॉलिसी लाने के लिए हमने प्लानिंग किया है। पंप्ड स्टोरेज पॉलिसी, ये टेक्नोलॉजी में हमें जाना है। बिजली तो हमने पैदा कर दी, लेकिन आज के दिन में बिजली को संग्रह करने की टेक्नोलॉजी मर्यादित है। ये टेक्नोलॉजी को हम कैसे बढ़ाए, उसके लिए हम कैसी योजना बनाए, उसके लिए प्लानिंग करा गया है। हमने बजट में प्रावधान करा है कि एनर्जी ऑडिट होना चाहिए। आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो आपके यहां एक 10 पावर लूम्स वाली एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उसमें आप एनर्जी का जितना उपयोग कर रहे हैं उससे कम उपयोग से, कम एनर्जी से आप 10 लूम्स कैसे चला सकते हो, उसके लिए क्या क्या आपकी सिस्टम में कमी है, उसका ऑडिट होना बहुत आवश्यक है। इसलिए क्लस्टर वाइज हर क्लस्टर में एनर्जी ऑडिट का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। हमारी कहावत है ना कि बचत दूसरा भाई है। ये बचत धीरे 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 आपकी इनकम बढ़ा देती है, यानी कि आपको जो बचत हो जाती है वो चौक्कस टाइम में इतनी बचत हो जाती है जितनी आपकी इनकम होती है। तो ऑडिट एक महत्वपूर्ण विषय है। उसके साथ मोदी जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 300 में 100 यूनिट बिजली, एक घर में फ्री। आप आपके घर में सोलर लगाओ, बिजली पैदा करो, हर घर में सोलर लगाओ, ग्रिड में दे दो। दोस्तों ग्रिड में बिजली देने के लिए 1 करोड़ घर में हमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्यक्रम लगाया है। मेरा आग्रह है आप सब लोगों को, पहली प्राथमिकता मोदी जी की शहरी क्षेत्र की है। आप आपके घर में भी सोलर अवश्य लगा दीजिए। मैंने मेरे घर में सोलर लगा दी है ताकि हम ग्रीन एनर्जी का उपयोग कर सके। दूसरा दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर के साथ प्लान करना। न्यूक्लियर एनर्जी, आज न्यूक्लियर एनर्जी है हमारे पास, लेकिन ये केवल गवर्नमेंट सेक्टर के पास है। डेवलप्ड कंट्री की प्रैक्टिस मैंने देखी है, आज ट्रक में उसके पास न्यूक्लियर प्लांट होता है और वो लेके चले जाते हैं, दूसरी जगह पे लगा देते हैं, दूसरी जगह पे और उसकी मोबिलिटी कर देते हैं। तो ये से प्राइवेट न्यूक्लियर प्लांट भी देश में लगे ताकि देश की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर पाए। उसकी स्टोरेज की फैसिलिटी के लिए हम चिंता करें ताकि देश में ग्रीन एनर्जी के लिए जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो दुनिया के पास कोई देश में नहीं है। यहां गुजरात में कच्छ से लेके राजस्थान और हरियाणा के कई क्षेत्र तक एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान की एक एक एकड़ लैंड को आप सोलार के लिए उपयोग कर सकते हो। ये दिशा में काम आगे बढ़ चुका है। वैसा देश में 7000 से अधिक किलोमीटर का कोस्टल लाइन मिली हुई है हमें, वहां विंड एनर्जी की क्षमता है, उसका उपयोग करना है। हमारे देश में हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदी, उसका जल प्रवाह और इस जल प्रवाह से बिजली पैदा करके हम हमारी देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करें और उसके अलावा हम उसको स्टोरेज करें, हम उसको ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके हम दुनिया को आने वाले दिनों में बिजली सप्लाई करें। दोस्तों ये दिशा में आगे बढ़ना है। विजन हमारा ये है, हमारा एक एक घर, किसान का एक एक खेत ये बिजली मैन्युफैक्चरिंग का हब बने ताकि हम हमारी रिक्वायरमेंट सेल्फ पूरी कर ले, तब जाके हम डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे। दोस्तों पीछे रहना मोदी जी को मंजूर नहीं है। मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते हैं। एक ऐसा बंदा है वो हमेशा टोटल अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है, तब जाके हम हमारी आकांक्षा को पूरी करें। हम शॉर्टकट और भाषण पर राजनीतिक चलाने वाले लोग नहीं हैं। भाषण तो आपने भी बहुत सुना होगा,
लेकिन जब भूतकाल बन जाता है तो हमें याद नहीं रहता है। आपने 85-86 में एक स्लोगन सुना होगा, उस वक्त में स्कूल में पढ़ता था, भारत को 21वीं सदी में ले जाना है। 21वीं सदी की बात होती थी और यह समय के प्रधानमंत्री सम्मानीय राजीव गांधी देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात कर रहे थे। मैं मानता हूं कि यह सोच गलत नहीं थी। देश को 21वीं सदी के में ले जाने की बात, विचार उसका सही था, लेकिन उसकी कमिटमेंट में कमी थी। विचार करना, अच्छा विचार तो सबको एक लोग कर सकते हैं, लेकिन जब कमिटमेंट उसके साथ जुड़ जाता है तब आउटपुट में कन्वर्ट होता है। हुआ क्या, 21वीं सदी तो आनी ही थी, वो तो आने ही वाली थी, वो तो आएगी टाइम पे, लेकिन टाइम पे आप 21वीं सदी के अनुरूप व्यवस्था खड़ी नहीं कर पाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। आपको यहां से किसी को दिल्ली जाना है और आपकी ट्रेन का टाइम है 6 बजे का, तो आपको 6 बजे में 10 मिनट बाकी है, तब आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। टिकट आपके हाथ में होनी चाहिए। ये लेके आपका कोच नंबर S6 है, तो S6 कोच कहां खड़ा रहेगा, उसके सामने खड़ा रह जाना पड़ेगा। ट्रेन तो आएगी, 3 मिनट रुकेगी, चले जाएगी। ये 3 मिनट में आप एक कोच के सामने नहीं होंगे तो ट्रेन तो अपने समय में चली जाएगी और आप ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे। 21वीं सदी तो आ गई, लेकिन 21वीं सदी के प्लेटफॉर्म पर उस वक्त वो नहीं पहुंच पाए, कार्य योजना नहीं बना पाए, तो समय चला गया। और दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। हम जो कहेंगे वो कमिटमेंट के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारी कार्य योजना भी ऐसी होगी ताकि हम समय पर यह काम को हाथ में ले और समय पर यह काम को पूरा करें। और इसलिए ही डेवलप्ड कंट्री बनाने का विचार रखा, तो उसके साथ डिटेल कार्य योजना भी बनी और ये कार्य योजना के अनुरूप आज हम चल पड़े हैं। आने वाली सरकारों को केवल ये रास्ते पे आगे बढ़ जाना है, गंतव्य स्थान पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे, क्योंकि रास्ता ही डेवलपमेंट कंट्री की ओर जाता है। इस श्रेणी का ये बजट है दोस्तों। इसलिए एनर्जी की सुरक्षा डेवलपमेंट कंट्री के लिए एक प्राथमिकता के रूप में रहती है। हमारी सातवीं प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप कभी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और दोस्तों ये देश ने कोविड से साबित करके दिया है, हम कर सकते हैं। देश सामर्थ्यवान देश है, सब कुछ कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा, जब मैं कोविड के दरमियान दुनिया के साथ मीटिंग करता था, बात करता था, तो दुनिया कहती थी कि इंडिया में जितना मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर बनेगा, ऐसा करके मेरे से बात करते थे। और उसको ऐसा डर था कि इंडिया मैनेज नहीं कर पाएगा। और जब कोविड पूरा हुआ तो 1 मिलियन पॉपुलेशन में सबसे कम मृत्यु को इस देश में हुआ हो, उसका नाम भारत है। और मैं नहीं कहता हूं, मैं लास्ट ईयर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्विट्जरलैंड में दावोस गया था। और दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ष में एक बार जनवरी महीने में 16, 17, 18 तारीख को होती है, एक वीक के लिए। और एक ऐसा चौराया है, एक ऐसा चौतरा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सारी दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग वहां आते हैं, पॉलिटिकल डेलीगेशन वहां आते हैं, दुनिया का मीडिया वहां आता है, दुनिया की एनजीओ वहां आती है। और ये प्लेटफॉर्म पर जो डिस्कशन होता है और नैरेटिव खड़ा होता है, इस साल भर सारी दुनिया में उसकी इफेक्ट होती है। जब मैं भारत के प्रतिनिधि के रूप में गया, उसके पहले भी मैं गया था और कोविड के पहले भी मैं गया था, 3 बार मैंने भारत का प्रतिनिधित्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में करा। तो जो मैं पहले जाता था तो मैं अपॉइंटमेंट लेता था कि चलो अमेरिका के हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो मैं मेरी ऑफिस उसकी अपॉइंटमेंट मांगती थी। तो अपॉइंटमेंट मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ऐसे लोगों को हम अपॉइंटमेंट मांगते थे। उसमें मैं ये श्रेणी में जो हमारे दुनिया के सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर में
काम करने वाला व्यक्ति, कौन नाम अनिल, वो जो दुनिया में सबसे बड़ा उसका नाम है बिल गेट्स। तो मैं भी बिल गेट्स के लिए मिलने के लिए अपॉइंटमेंट डालता था। तो इस बार लास्ट बार में गया तो मुझे किसी की अपॉइंटमेंट मांगनी नहीं पड़ी, सब मेरी अपॉइंटमेंट मांग रहे थे। तो इसमें बिल गेट्स यानी कि 2-3 कंट्री इकट्ठा हो तब बिल गेट्स अकेला एक व्यक्ति बने, ऐसा बड़ा आदमी। आज भी वो इंडिया आते हैं, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई देश में जाते हैं तो कंट्री हेड उसको अपॉइंटमेंट दे भी और ना भी दे, ऐसा होता है। लेकिन बिल गेट्स कोई भी देश में जाते हैं, भी थोड़े दिन पहले इंडिया आए थे तो प्रधानमंत्री जी को मिले थे और बाद में मुझे भी मिले थे। इस लेवल का व्यक्ति जो बोलते हैं तो दुनिया में एक नैरेटिव बनता है, उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट मांगी। तो हम तो भारतीय हैं, तो मैं तो टाइम तय हुआ था ये यहां मिलना है, तो मुझे बताया कि आ रहे हैं, तो मैं खड़ा हुआ। और हमारी सभ्यता है, हम गेट तक लेने के लिए जाते हैं। मैं उसको गेट तक लेने के लिए गया और हम गेट तक लेने के लिए जाते तो हैंडशेक करते हैं, उन्होंने भी मेरे से हैंडशेक करा। लेकिन उसका पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। आपने अच्छा कोविड मैनेजमेंट करा और आपने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई और देश को बचा लिया। दोस्तों, यही बात दुनिया में होती थी कि इंडिया ने कोविड मैनेजमेंट कर लिया। दोस्तों, हमारी स्ट्रेंथ, और ये स्ट्रेंथ को हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। और डेवलप्ड कंट्री भाषण से तो नहीं बना जाता, विकसित भारत बनना है। तो विकसित भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमें 25 साल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। 25 साल में हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमारा बजट कंटिन्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे 10 साल तक 14 लाख करोड़ से अधिक होना चाहिए। और मुझे याद है जब मैं 2012 में पार्लियामेंट में राज्यसभा में गया था और उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट का बजट आता था, उसका बजट था 3.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे। जब हमारी सरकार आई, बजट बनता गया, हमारा पहला बजट था 4.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे। 2017-18 का हमारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे 8.5 लाख करोड़ का था और बढ़ के 2024 में वो 11.5 लाख करोड़ हुआ है और 2 साल में बजट 14 लाख करोड़ का हो जाएगा और 14 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे बजट होगा। यानी कि डेली हमारा नेशनल हाईवे 30 से 35 किलोमीटर पर डे बनेगा। आज कोई डेवलप्ड कंट्री भी एक दिन में 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे नहीं बना पाया है। आज हम जितना पर डे रेल की पटरी बिछा रहे हैं, दुनिया नहीं कर पा रही है। आज अब हम देश में बड़ा बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, जो बनाने में दुनिया को कई साल 10-10 साल लगे थे। आज हम महीने में जोजिला जैसी टनल महीनों में उसका काम पूरा करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज भी हम बना देते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ब्रेन पावर है, उसके साथ मोदी जी का विल पावर ज्वाइन कर गया ना, इसलिए आज हम यहां पहुंच पाए हैं। और आने वाले दिनों में 10 साल तक 14 लाख करोड़ का हमारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे रहेगा। और जब 14 लाख करोड़ का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे होता है ना, तब हमारी जीडीपी में गुणात्मक ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता है, कई लोगों को रोजगारी मिलती है, कई डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को काम मिलता है, कई उससे खरीदी होती है, सीमेंट इंडस्ट्रीज चलती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज चलती है, लॉजिस्टिक चलता है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, देश में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को एनकेस करके हम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तब जाके देश विकसित भारत बन पाएगा। और दोस्तों, 8वीं प्राथमिकता है नवाचार, अनुसंधान, विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। विदाउट रिसर्च और विदाउट डेवलपमेंट से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रिसर्च विकास की जननी रिक्वायरमेंट की आपूर्तिता की आवश्यकता होती है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, मैं आपको एक ही एग्जांपल से समझाना चाहूंगा।
आप सब लोग महाजन लोग हैं। आप विविध एनजीओ, संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए अग्रणी लोग हैं, महाजन, अगुवाई करने वाले, आप गिने जाते हैं चुनिंदे लोगों में। ऐसे कहां से, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल इतना ही कहना है। दोस्तों, कोविड का वैक्सीन का रिसर्च भारत में नहीं हुआ होता तो हमने वैक्सीन देश में बनाया। मुझे घटना भली भांति याद है, जब मोदी जी ने कोविड का देश में केस आ गए थे और देश के साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग रखी थी। तो मीटिंग में मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट को पूछा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे। तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, इट्स ए अननोन वायरस, ये म्यूटेट होके कैसा बिहेवियर करेगा ना हमें पता है, ना दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि उसका उपाय वैक्सीन हो सकता है। और तब तक देश का वैक्सीन का इतिहास ऐसा था, चाहे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन था हो, चाहे वो आईपीवी का वैक्सीन हो, टिटेनस का वैक्सीन हो, बीसीजी का वैक्सीन हो, या तो कोई भी वैक्सीन हो, दुनिया में उसका रिसर्च हुआ था। रिसर्च होने के बाद मिनिमम 8 साल लगा था और मैक्सिमम 25 साल लगा था, क्योंकि पहले अपने देश में देंगे, अपने देश में देने के बाद यूरोप डेवलप्ड कंट्री ले जाएंगे, बाद में इंडिया में आता था। तब मोदी जी ने हमारे साइंटिस्ट को कहा कि क्या वैक्सीन हम नहीं बना सकते, और बाद में कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, आप प्रयास करो, रिसर्च करो, संसाधन की कोई मैं कमी नहीं रहने दूंगा। जब आप रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च का 10 प्रोजेक्ट आप हाथ में लेते हैं तो एक प्रोजेक्ट सक्सेस होता है, 9 प्रोजेक्ट फेल होता है तो पैसा आपका वेस्ट जाता है। मोदी जी ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा, संसाधन की कोई कमी नहीं होगी, आप रिसर्च करो, मुझे विश्वास है कि देश में वैक्सीन का रिसर्च होगा, सफलता आपकी, निष्फलता हमारी, मेरी यानी कि नरेंद्र मोदी की। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश के साइंटिस्टों ने दुनिया में सबसे सस्ता वैक्सीन का रिसर्च भी कर दिया और बना भी दिया। दुनिया में वैक्सीन का पहला डोज 20 दिसंबर 2020 को लगा था और उनके 1 महीने के अंदर 16 जनवरी 2021 में भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च करा गया, भारत की कंपनियों के द्वारा निर्माण करा गया, वैक्सीन का पहला डोज लग गया। दोस्तों, इंडिया की ब्रेन पावर की ये सबसे बड़ी सफलता है। एक देश में जो रिसर्च क्षमता है, हमारे देश में ब्रेन पावर की क्या ताकत है। दोस्तों, मेरा एक सामान्य प्रश्न है, और उस वक्त दुनिया में फाइजर का वैक्सीन $30 में मिलता था। $30 ₹80 है, आज 80-85 रुपया पर $1 की कीमत होगी, तो कितने रुपया का, 4000 का एक डोज हुआ। और हम ये डोज लाके इंडिया में लगाते तो देश का सारा 1 साल का बजट हमें उसके यहां खर्च करना पड़ता होगा। ये हमारे साइंटिस्ट ने बनाया था ना दोस्तों। 34,000 करोड़ रुपया का खर्च करके देश में 240 करोड़ डोज एडमिनिस्टर करने वाला विश्व का कोई देश है, उसका नाम हिंदुस्तान है। ये अनुसंधान, रिसर्च की ताकत है। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि देश में रिसर्च और इनोवेशन को हमें जोर देना है। रिसर्च और इनोवेशन के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, यहां ही रिसर्च हो, यहां ही उसको कमर्शियलाइज करा जाए। उसके पीछे विविध मिनिस्ट्री के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान रखा गया है, ताकि हमारे रिसर्च फेलो दुनिया की लेबोरेटरी में जाने की आवश्यकता ना हो, यहां ही वो रिसर्च कर पाए, यहां ही उसको अपॉर्चुनिटी मिले, और यहां ही वो रिसर्च करके यहां ही वो कॉमर्शलाइज कर पाए। और हमने उसमें भी व्यवस्था कर दी।
आज कोई यूनिवर्सिटी में पहले तो आईआईटी में का कोई प्रोफेसर कोई रिसर्च करे तो उसके ऊपर ये रिसर्च को कॉमर्शलाइज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, प्रतिबंध था। आज कहा कि कोई हमारे प्रोफेसर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी जगह पे जॉब करता हो, लेकिन उन्होंने कोई रिसर्च करा हो और कोई प्राइवेट कंपनी आके कहे कि मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग कर दूं, तो उसके साथ उसको ये साइंटिस्ट को पार्टनरशिप करने की छूट है, जाओ करिए। रिसर्च आपने करा है, प्राइवेट प्लेयर के साथ आप जॉइंट वेंचर करो, पार्टनरशिप लो। ये व्यवस्था करनी होती है। ये बजट का महत्व ये है। ये बजट में जो कहा गया है और मैंने जो कहा, विकसित भारत के लिए बजट, विकसित भारत करने के लिए हमने केवल स्लोगन नहीं दिया है, हमने कार्यनिष्ठा के साथ काम करा है। और इसलिए दोस्तों, अगली पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी के लिए हमें कई विचार करने होंगे। अगली पीढ़ी के लिए हमें व्यवस्था खड़ी करनी है। आज न्यू जनरेशन वेटिंग के मूड में नहीं है, कागजात की झंझट में पड़ने के मूड में नहीं है। उसको काम करना है, उसके लिए क्लैरिटी चाहिए। मैंने ऐसी कई घटनाएं देखी है दोस्तों। कई व्यक्ति को देश में इंडस्ट्रीज लगानी है, कोई युवा एंटरप्रेन्योर्स आया और यहां लैंड लिया और इंडस्ट्रीज लगानी है, प्रोजेक्ट ले लिया, बैंक की लोन लेके आया, इक्विपमेंट ले लिया, लेकिन लैंड उन्होंने जो ली हो उसका क्लियरेंस उसको नहीं मिला और वो सीधी कंपनी अभी चालू नहीं हुई हो, उसके पहले एनसीएलटी हो जाती है। ये हमारी नई पीढ़ी वेट नहीं करना चाहती है। इसलिए हमारी सारी भूमि संबंधी कार्य हमें करना है, उसका डिजिटलाइजेशन करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए। लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, एक शहरी लैंड है, यहाँ इंडस्ट्रीज हो सकती है, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं हो सकती है, यहाँ आपको रहने की झंझट में नहीं पड़ना है, यहाँ सरकारी लैंड पड़ी हुई है और इतना बास्केट है, आप वहां इंडस्ट्रीज के लिए सारे देश की लैंड, ग्रामीण लैंड से लेके शहरी लैंड, सभी का एक कॉमन प्लेटफॉर्म और डैशबोर्ड तय करना है, ताकि कोई व्यक्ति कहां भी, किसी की भी, कहां एक कोने में एक एकड़ लैंड, उसका टाइटल क्लियर हो दोस्तों। उसका डिजिटलाइजेशन करना है ताकि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से हमें पता चल जाए कौन सी भूमि का स्टेटस क्या है। और उसके साथ साथ शहर में भी हमें ऐसी ही व्यवस्था करना है। और दोस्तों, हम भाषण तो कर देते हैं, लेकिन व्यवस्था के साथ जनता को, जिसके लिए व्यवस्था बनी हुई हो, उसको ही पता नहीं होता है। कोई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कहां अपॉर्चुनिटी है। मैं तो यहां से भाषण करके छूट गया और आप लोगों ने सुन लिया, सुनने के बाद कहेंगे कि ओह, देश में तो बहुत बड़ा रोजगार निर्माण है। ये रोजगारी किसको चाहिए? तो कि जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो, या तो मजदूरी किसको चाहिए? तो मजदूर है। मजदूर कहां पढ़ा लिखा है? वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो कोई आपके डैशबोर्ड पर स्वयं जा पाएंगे ऐसा नहीं है। उसमें वो एक व्यक्ति के पास कौन सी स्किल है, उनकी लैंग्वेज में वो समझ पाए, वहां उसको कोई ले जाए तो सिंगल विंडो सॉल्यूशन हो सकता है क्या? ये दिशा में दोस्तों हम आगे चल पड़े। सिंगल विंडो सॉल्यूशन। आप हमने ई श्रम पोर्टल बनाया, उसमें 39 करोड़ श्रमिक ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये रजिस्ट्रेशन में हर श्रमिक, हमने उसमें डेटा एनालिटिक करा, ईआई लगाया, और मैं बेटा कह सकता हूं कि विश्वकर्मा योजना का लाभ किसको मिला है, किसको नहीं मिला है। उसको लाभ के लिए विश्वकर्मा योजना जो चला रहे, ये मिनिस्ट्री को कहते हैं कि देख भाई, इतने लोग मेरे विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी हैं। मैं उसमें उस डेटा निकाल के कह सकता हूं कि इतने मिस्त्री लोग हैं, देखो भाई मिस्त्री का काम करने वाले इतने लोग हैं। आपको प्लम्बर, उसमें इतना लोग प्लम्बिंग का काम कर रहा है। ये डेटा एक जगह पे और किसी को उसका काम चाहिए तो मुझे नेशनल सर्विस पोर्टल को उसके साथ जोड़ देना पड़ेगा। ये मैं जोड़ दूंगा तो कंपनी जिसको प्लम्बर चाहिए उसको तुरंत ही लिस्ट दिखाई देगा कि देखो ये देश में, ये ब्लॉक में, ये डिस्ट्रिक्ट में, मेरी जहां रिक्वायरमेंट है वहां इतने प्लम्बर मौजूद है, तो उसको तुरंत ही पिक करके यहां काम पे ले जाएंगे। ऐसा व्यवस्था खड़ी करने के लिए हम लोग स्टेप ले रहे हैं दोस्तों। हम सरकार चलाने के लिए सरकार नहीं चला रहे हैं, देश को बनाने के लिए सरकार चला रहे हैं।
भारत सरकार के कोई मंत्री पोजीशन को एंजॉय नहीं करते हैं जी। हम कोई पद पर नहीं बैठे हैं, हम भारत माता परम वैभव के स्थान पर कैसे विराजमान हो। हम हमारे एक एक मिनट देश के लिए कैसे समर्पित कर सके, ताकि मेरे देश डेवलप्ड कंट्री बने, विकसित भारत बने। मेरे देश के हर व्यक्ति आज अब दुनिया के कोई देश में जाके अपना पासपोर्ट दिखाइए, आप इंडियन हैं, दुनिया गौरव महसूस करती है कि नरेंद्र मोदी के देश से, भारत से। आज अब अंतरिक्ष क्षेत्र में देखो, आज हम सैटेलाइट छोड़ सकते हैं, ऐसा ही नहीं, साउथ पोल पर आज कोई दुनिया की कोई कंट्री साउथ मून पर लैंड नहीं कर पाए हैं। हम वहां जाके लैंड करके आए, ये देश लैंड करके आए हैं। जहां जाओ वहां आज आकाश में ही सैटेलाइट के द्वारा सैटेलाइट को क्रैश करने की क्षमता कोई देश के पास है, ये देश का नाम हिंदुस्तान है दोस्तों। आज इस देश के पास इस तरह की डिफेंस रडार प्रणाली है दोस्तों। जब एबोटाबाद में अमेरिका ने लादेन को मारा था ना, तब दुनिया के 3 ही कंट्री ये ऑपरेशन को देख पाई थी, उसमें एक हिंदुस्तान भी था दोस्तों। ये सामर्थ है। सवाल इतना ही है कि उसको चैनलाइज करके आउटपुट में कन्वर्ट करे, देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करे। हमारे देश के यूथ, हमारे देश के सामर्थ, हमारे देश की शक्ति, उसका इस्तेमाल बाहर जाके ही हो सकता है, एक ख्याल ही। और आज मुझे गौरव के साथ कहने से खुशी हो रही है, आज दुनिया में गए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, अब दुनिया के कोई भी कंट्री में वहां के शासक के नजदीक, आज अमेरिका में व्हाइट हाउस हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निवास में भी मूल भारतीय पहुंच पाया है दोस्तों। ये देश का सामर्थ्य है। जो हमारे पर राज करते थे यही देश में, ये देश के प्रधानमंत्री मूल भारतीय जाके बन पाए। आप दुनिया के कोई भी कंट्री में जाओ और देश की संचालक बॉडी के नजदीक, एक देश की नीति निर्धारण करने वाली बॉडी के नजदीक, या तो उसके अगल बगल में, या तो टीम के पार्ट के रूप में कोई न कोई भारतीय है, यानी कि भारतीय शक्ति है। ये भारत का गौरव है, और एक गौरव को हम हमारे देश की शक्ति के लिए, हमारे देश की शक्ति बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर पाए। आज दुनिया में हमारे गए हुए लोग फिर वापस इंडिया आने लगे। आज हमारे यूथ दुनिया में 5-10 साल काम कर लिया और कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान में वापस जाना है। हिंदुस्तान में अच्छी इकोसिस्टम बनी हुई है, इंडस्ट्रीज फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। और दोस्तों, हम अगर गवर्नमेंट इज प्रो पुअर्स, प्रो फार्मर्स, हम गरीब लक्ष्य सरकार चलाते हैं, हम किसान लक्ष्य सरकार चलाते हैं, बट हम इंडस्ट्रीज फ्रेंडली सरकार चलाते हैं। ये हमारी क्लैरिटी है। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से बोलते हैं, वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करो। छोटी बात नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था ये देश में, और नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट, वेल्थ क्रिएटर, उसको सम्मान दो, उसका सम्मान करो, ताकि वो संपत्ति का सर्जन करे। दोस्तों, ऐसी क्लैरिटी के साथ ये देश का नेतृत्व काम कर रहा है। और मोदी जी कहते हैं कि देश बनाने का काम केवल मेरा एक का नहीं है। ये देश 140 करोड़ की जनसंख्या का है, और केवल नरेंद्र मोदी अकेले तय करे और प्रयास करे, उसके मंत्रिमंडल प्रयास करे, नरेंद्र मोदी के एक डग से एक स्टेप वो आगे बढ़ जाएंगे। उसके मंत्रिमंडल केवल प्रयास करेंगे तो 50 डग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक विचार, एक कमिटमेंट और एक संकल्प के साथ 140 करोड़ की जनता एक स्टेप आगे बढ़ेगी तो देश एक साथ में 140 करोड़ स्टेप आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, सामूहिकता में सामर्थ्य है, सामूहिकता में शक्ति है। देश के हर व्यक्ति कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ देश के काम में जुड़े। ये देश हम सब लोगों का है, ये देश के प्रति हमारा सबका दायित्व है। जरूरी नहीं है कि देश के लिए कुछ करने के लिए
हम देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो ही देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जी नहीं, हम आम नागरिक के तौर पर हम जहां है वहां, जहां जो भी जिस काम करते हो वहां कोई व्यापारी है, कमिटमेंट और डेडिकेशन में व्यापारी हो, मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, देश को सस्ते चीजें में सही दाम में दे दूं तो मेरा प्रॉफिट भी होगा, उसको सस्ता भी माल भी मिलेगा। देश के कोई कर्मचारी अधिकारी है, मैं 8 घंटा काम करूं, मेरे पास फाइल आएगी, 1 घंटे भी नहीं रुकनी चाहिए। 10 दिन इंडस्ट्रीज को लेट परमिशन मिलेगी तो 10 दिन लेट प्रोडक्शन आएगा तो मेरे देश को नुकसान होगा। मेरे देश में काम करने वाले हर कोई लेबर है, ये भी सोचेंगे कि मैं पूर्ण टाइम कमिटमेंट के साथ काम नहीं करूंगा तो मेरा फैक्ट्री का उत्पादन कम होगा तो मेरे देश का प्रोडक्शन लॉस होगा। मेरा किसान जब खेत में जा रहा है, वो खेत में जाते वक्त सोचे कि मैं मेरी किसानी और मेरे खेत में इतनी अच्छी खेती करूं, मेरा प्रोडक्शन बढ़े ताकि देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ पाए। हर व्यक्ति जहां है वहां मैं मंत्री होते हुए सोचूं कि देश की जनता ने मुझे अवसर दिया है, मेरी जिम्मेवारी है कि मुझे जो काम दिया गया है एक काम को मैं प्रामाणिकता से 24/7 उसको न्याय देने की कोशिश करूं दोस्तों, तब जाके देश आगे बढ़ता है। और मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, आज आप मेरा भाषण केवल सुनने के लिए यहां आए हैं, आज आप बजट संवाद में यहां उपस्थित रहे हैं, नहीं केवल बजट संवाद में उपस्थित रहे हो, आप देश का नया जो इतिहास बनने जा रहा है, ये इतिहास का एक निवेदन करने के लिए, भाषण देने के लिए मनसुख मांडविया आए हैं ना। और इतिहास की एक घटना आज से 25 साल के बाद जब ये देश का नया इतिहास पढ़ा जाएगा दोस्तों, न्यू जनरेशन इतिहास पढ़ेगी। आज भी हम स्कूल में पढ़ते, आप में भी पढ़े होंगे, मैं पढ़ता था तो किताब में पढ़ता था चंद्रगुप्त मौर्य का स्वर्ण युग। दोस्तों 25-50 साल के बाद ये देश का नया इतिहास हमारी नई जनरेशन पढ़ेगी और इतिहास में पढ़ती होगी नरेंद्र मोदी का स्वर्ण युग। और जब नरेंद्र मोदी का स्वर्ण युग पढ़ेंगे ना, उसमें उल्लेख किया होगा कि नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री थे और सरदार साहब का स्वप्न अधूरा रहा था, ये धारा 370 उसके समय में हटी थी। 540 साल से अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अयोध्या में राम मंदिर बना था। इतिहास में लिखा होगा, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में पाकिस्तान भारत में आतंकवादी प्रवृत्ति करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान का नाकाम इरादा के सामने कठोर एक्शन लिया था। इतिहास जब आप पढ़ेंगे तभी इतिहास में लिखा होगा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विश्व की सबसे बड़ी महामारी 100 साल के बाद दुनिया में आई थी और ये महामारी का नरेंद्र मोदी ने अच्छी तरह से संचालन करा था और देश को बचा लिया था। ऐसा इतिहास जब हमारी नई जनरेशन पढ़ेगी ना दोस्तों, तब ये भी गौरव महसूस करेगी। मैं भावनगर से आता हूं और भावनगर में राजेंद्र सिंह राणा करके सांसद रहे 5 टर्म और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। राजेंद्र सिंह राणा को आज कोई मिलने जाते हैं ना तो गौरव से वो खड़ा होता है और उसके कबाड़ में एक झंडा है, और झंडा लाके उसको बताते हैं और बताते वक्त कहते हैं जब देश की आजादी की लड़त चल रही थी तब फ्रांस में मैडम कामा और सरदार सिंह राणा ने पहला झंडा बनाया था, ये सरदार सिंह राणा के मैं प्रपौत्र हूं, ऐसा करके वो गौरव महसूस करते हैं। आपकी नई जनरेशन आज के 50 साल के बाद जब नया इतिहास पढ़ेगी तब आज के कार्यक्रम के कुछ चिन्ह लेके घर में रख देना और उस वक्त वो गौरव महसूस करेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक बजट डिक्लेयर करा था 2024 में, और बजट के पर वक्तव्य
सेवा देने के लिए उसकी सरकार के एक मंत्री मनसुख मांडविया आए थे और नरेंद्र मोदी का हम समर्थक थे और इसलिए हम भी ये वक्तव्य को सुनने के लिए गए थे और इस वक्त हमने पेन और नोट दिया था। ये मेरे कबाड़ में आज के दिन में भी पड़ी हुई है। ये मेरे परदादा होते थे, उसके मैं दूसरी और तीसरी जनरेशन हूं। ऐसा करके अपने मित्र के पास वो गौरव महसूस कर सके, ऐसी घटना के साक्षी बनने के लिए आप सब उपस्थित यहाँ रहे। आप सबको मेरी ओर से, मोदी जी की ओर से मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और चलो दोस्तों, हम सब साथ में मिलके नया भारत का निर्माण करें और भारत को विकसित भारत बनाए, यही अपेक्षा। धन्यवाद। भारत माता की जय।